Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेमेस्टर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो हमने पहले 2 लेक्चर्स में जो पढ़ा था पहले वो रिकॉल करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने देखा इंट्रोडक्शन देखा हमने। ठीक है, फिर हमने देखा लीगेंड्स के बारे में, देखा कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, कैसे क्या लीगेंड है, उसकी नेमिंग कैसे करनी है। उसके बाद हमने IUPAC नेमिंग करी। ठीक है, IUPAC नेमिंग हमने पूरी कंप्लीट करी और अब हम फर्दर क्या करेंगे, वर्नर थ्योरी से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी से पहले जो मैंने इंट्रो दिया था आपको उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद, क्योंकि ये पार्ट जुड़ा हुआ है, जो वर्नर थ्योरी वाला आपका पार्ट है वो आपका इंट्रो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे कैसे आए उससे ही जुड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं। इस तरह से आपका कुछ एंटिटी होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें आपके मेटल और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर आपका होता है क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे, कितने बाहर होंगे, कितने अंदर होंगे, ये सब चीज़ें ही वर्नर थ्योरी ने डिस्कस करी और वहीं से ये चीज़ें आई। ठीक है, और इनको इसी के लिए आपको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो वर्नर थ्योरी ने क्या पोस्टुलेट किया कि यहाँ पर जो मेटल होता है वो 2 टाइप की वैलेंसीज को एग्जिबिट करता है। ठीक है, मेटल एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है, 2 टाइप की वैलेंसी कौन कौन सी, एक आपकी प्राइमरी वैलेंसी और एक आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी तो क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी। बेसिकली अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी देखूं मैं तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल बताती है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी बताती है। ठीक है, आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइजेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेबल जनरली बोला जाता है, और नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं बताती है, मतलब ज्योमेट्री से इसका कुछ लेना देना नहीं है। नॉन डायरेक्शनल। और क्या होती है आपकी, सेटिस्फाई किससे होती है, सेटिस्फाइड बाय एनायंस। ठीक है, सिर्फ एनायंस जो होंगे आपके फॉर्मूले में प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, वही क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि आयोनाइजेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं अपना वही कॉम्प्लेक्स जो था। लेट सपोज आपका कॉम्प्लेक्स है ये CONH3 और बाहर आपके Cl3 लगे हुए। ठीक है, अभी अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डालूंगा तो आप क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये CONH3 यहाँ पर 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव आयन मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप देख के बता सकते हो, मैंने बताया कि जो सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को वो सिर्फ एनायन सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर ये तो न्यूट्रल है, और एनायन कौन से, 3 Cl हैं, 3 Cl हैं अगर एनायन, तो मतलब कि मेरी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, +3 में तो है कोबाल्ट, यही तो ऑक्सीडेशन नंबर ही तो बता रही है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी आपकी 3 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने इसको आयोनाइज किया तो यहाँ पर 3 Cl नेगेटिव मिल गए मुझे। तो मतलब कि जो आपका आयन आपका प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था वो पूरा आयोनाइज हो गया। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम आयोनाइजेबल है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखो, CONH3 नहीं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं और Cl3 अब अंदर ले लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से
अब इस कॉम्प्लेक्स में भी इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 3 ही है, लेकिन अब जो क्लोराइड आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, तो वो आयोनाइज नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आयोनाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक भी वैलेंसी जो है प्राइमरी वैलेंसी वो आयोनाइज नहीं हुई, इसको डालोगे एज इट इज मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो एज इट इज ही रहेगा, सॉल्यूशन में भी कोई यहाँ पर आयोनाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में हमने देख लिया, क्या बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। सेटिस्फाई, जैसे आपको अगर प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है कंपाउंड में, तो आप देखोगे नंबर ऑफ एनायन कितने हैं वहाँ पर, ठीक है। वो जो इतने अनायन होंगे वही क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे किसको, प्राइमरी वैलेंसी को, ठीक है। नॉन डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताती, ज्योमेट्री से आपका ज्योमेट्री का आइडिया आपको नहीं लगेगा इससे। उसके बाद सेटिस्फाई बाय एनायन बता दिया मैंने, आयोनाइजेबल हो भी सकती है और नहीं भी। ये तो बात थी किसकी, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। अब हम देखते हैं क्या, सेकेंडरी वैलेंसी को। तो सेकेंड है आपका क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी तो ये क्या बताती है आपको, ये जनरली आपको क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है मेटल का, ठीक है। कॉरेस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अब बेसिकली जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें मेटल के साथ कितने लीगेंड कितने डोनर एटम से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ें आपको इससे सेकेंडरी वैलेंसी से पता चलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हम एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें ये यहाँ पर डिस्कस करती है। तो एक तो क्या होगी, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। आयोनाइज नहीं होती, आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर टूटता ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नहीं टूटता तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर चीज़ें हैं वो कैसे आयोनाइज हो जाएंगी, ठीक है। नॉन आयोनाइजेबल होती हैं और डायरेक्शनल होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको गिवन है तो आपको ज्योमेट्री का आइडिया लग सकता है कि नहीं लग सकता है, तो वही चीज़ तो बता रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शनल होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करो तो सेटिस्फाइड बाय एनाइनिक एंड न्यूट्रल लीगेंड, ठीक है। कुछ भी लीगेंड हो, वैसे बेसिकली एनाइनिक हो, कैटाइनिक हो, न्यूट्रल हो, बेसिकली जो लीगेंड आपके प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये था आपका कोबाल्ट NH3(6)Cl3, ठीक है। कोबाल्ट NH3(5)Cl2, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा जाएगी यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी मेटल की क्या है, तो क्या है यहाँ पर, ये लिगेंड जितने लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6 है, तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी दोनों में ही 6 है। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है वो सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी तीनों क्लोराइड आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके 5 तो अमोनिया सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक क्लोरीन लिगेंड जो है वो आपका क्या कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो एनाइनिक लिगेंड आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, दोनों ही वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसी, ठीक है। इतना क्लियर होगा, बोथ द वैलेंसी। तो जो आपका एनाइनिक लिगेंड अंदर प्रेजेंट होगा वो दोनों ही वैलेंसी को आपका की सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कैसे आई, ऐसे तो अभी हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन सबसे जब शुरू में चीज़ें देखी गई तो हमें तो नहीं पता था ना कि ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर वर्नर ने क्या किया था, वर्नर ने 3-4 कॉम्प्लेक्स लिए थे, ठीक है। वर्नर ने क्या किया, 3-4 कॉम्प्लेक्स लिए, यही वाले CO NH3(6), इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो कोऑर्डिनेशन के उस पर, इसको सॉल्व के उस पर लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसे COCl3.6NH3। सब में कोबाल्ट जो है +3 में है, सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी सबकी कोबाल्ट की क्या होगी यहाँ पर, +3 ही होगी, 3 होगी। COCl3.5NH3, फिर यहाँ पर COCl3.4NH3
और एक और कंपाउंड लिया था CO Cl3.3NH3, ठीक है। तो अगेन प्राइमरी वैलेंसी आप देख सकते हो, जो आपका एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक जो भी सब्सटेंस एनायन है उससे सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर सब में ही प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्या है, 3 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया उसने कि कितने Cl लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं और कितने अंदर हैं, ये कैसे पता लगा? उसने इसको ट्रीट करवाया किससे, AgNO3 से, ठीक है। एक्सेस में लिया, एक्सेस में AgNO3 लिया, सब में, इसमें भी और इसमें भी, सब में एक्सेस में AgNO3 लिया। तो उसने देखा ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl दे रहे हैं। AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो Cl फ्री होगा, फ्री Cl माइनस होगा, वो Ag से रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो देखा ये गया इस कॉम्प्लेक्स मतलब इस फॉर्मूले के केस में हमें 3 AgCl मिल गए, ठीक है। अगर हमने इसका 1 मोल लिया तो हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl मिले। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें इसको 2 AgCl ही मिले, ठीक है। बट AgCl तो 3 थे, Cl जब 3 थे तो 2 कैसे मिले, यहीं से तो सोचना स्टार्ट किया उसने कि ऐसे क्या हो सकता है। फिर यहाँ पे किया तो इसको 1 ही AgCl मिला, ठीक है। और इस वाले में तो मिला ही नहीं, इसमें क्या हुआ, 0 AgCl मिला, ठीक है। तो यहाँ से उसने क्या कंक्लूड किया, यहाँ से उसने कंक्लूड ये किया कि इस केस में जो आपका ये जो कंपाउंड है वो प्रॉपर आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा सॉल्यूशन में, कि अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो 3 Cl नेगेटिव मिल जाए, 6 अमोनिया मिल जाए और कोबाल्ट 3+ अलग मिल जाए। नहीं, उसने ये कहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है जो डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो कैलकुलेट ये किया गया, जो इससे फॉर्मूला आएगा जहाँ पर 3 AgCl मिले, मतलब 3 Cl माइनस जो थे वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे। वो कब प्रेजेंट हो सकते हैं, जब वो आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें CO है और 6 NH3 जो हैं आपके वो लगे हुए हैं, जो कि आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 3 यहाँ पर जो Cl हैं वो बाहर है, ठीक है, Cl3, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला उसने ये बताया। उसके बाद उसने इसमें क्या किया, इसमें उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने ये बताया कि यहाँ पर आपके 5 अमोनिया थे ना, तो 5 अमोनिया तो अब अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन साथ में आपका एक क्लोराइड भी अंदर प्रेजेंट है और 2 आपके बाहर हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट में क्या हुआ कि उसने ये देखा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके 4 अमोनिया हो सकते हैं, 4 ही थे क्योंकि अमोनिया तो स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से, और यहाँ पर 2 क्लोरीन होंगी अंदर और 1 होगी बाहर। मतलब यहाँ पर 1 क्लोरीन जो है दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रही है, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है जो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है, और लास्ट वाले में तो तीनों की तीनों क्लोरीन दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। यहाँ 3 और यहाँ भी 3, बाहर है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार क्या होगा, आपको अमाउंट दे देंगे कि इसने इस कंपाउंड का इतना है हमारे पास ग्राम, और इसने जब उसके रिएक्ट किया Ag से तो इतने मोल हमें मिले, या फिर इतना ग्राम हमें AgCl मिला, तो कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम आगे करेंगे भी इस हिसाब से। तो ये चीज़ें हुई, तो यहाँ से हमें पता चला कि हाँ, इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से हमें पता चला कि हाँ, डिफरेंट क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ अलग अलग क्लोराइड बाहर हो सकते हैं और अंदर आपका एक कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ से कॉम्प्लेक्स की एग्जिस्टेंस समझ में आ गई, इतनी बात थी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि उसने ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट की, ठीक है। अब तो उसको कॉम्प्लेक्स मिल गए, कॉम्प्लेक्स आयन मिल गए, अब की ज्योमेट्री क्या हो सकती है। तो ज्योमेट्री प्रेडिक्शन भी वर्नर ने किया था अपने कॉम्प्लेक्सेस के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर उसने देखा यहाँ पर कि जब मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बना CONH3 NH3 होल 4 Cl2 एंड 1 Cl बाहर, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के लिए उसने क्या बोला कि यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी पता होगा इसको 6 है सेकेंडरी वैलेंसी। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए उसने 3 ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करी। मतलब उसने बोला कि हेक्सा, देखो 3 ज्योमेट्री उस टाइम क्या प्रिडिक्ट करी, 3 क्या क्या हो सकती हैं, या तो आपकी हेक्सागोनल प्लेनर हो जाए, हेक्सागोनल प्लेनर हो, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए उसने ये चीज़ें सोची। उसके बाद अभी हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से एक ही ज्योमेट्री सेलेक्ट हो जाएगी। उसके और क्या हो सकती है, ट्रायगोनल प्रिज्म हो सकता है
6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, और थर्ड उसने सोचा ऑक्टाहेड्रल हो सकता है ना, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या कैसे हो सकता है और क्या हुआ होगा। तो जब उसमें यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया ना इसको, तो यहाँ पर देखा गया इसके 2 आइसोमर्स थे, 2 आइसोमर्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपके 2 आइसोमर्स ऑब्जर्व किए गए, ठीक है। अभी तो आप बता दोगे कि हाँ सिस ट्रांस हुआ होगा, लेकिन उस टाइम नहीं पता था ना ज्योमेट्री क्या होती है, ये तो ऑक्टाहेड्रल में पॉसिबल है। तो अब देखते हैं, हम सिचुएट करके देखते हैं किसमें आपको 2 आइसोमर मिल रहे हैं, किस ज्योमेट्री में आपको 2 आइसोमर मिल रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने हेक्सागोनल प्लेनर सोचा, तो हेक्सागोनल प्लेनर कैसा हो सकता है, ऐसा CO, बीच में CO हो गया, और जैसे आपकी बेंजीन होती है ना वैसी होगा आपका। लेट सपोज यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है, एक यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर NH3 मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये हेक्सागन है, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर मान लेते हैं NH3 होगा, एक यहाँ पर NH3 होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हेक्सागन है आपका, कुछ इस तरह से प्लेन है ये पूरा क्या है, प्लेन में ही है। ऑक्टाहेड्रल में तो क्या होता है, 4 लिगेंड ऐसे होते हैं, और एक ऊपर ऐसे होता है, एक नीचे ऐसे होता है। ये क्या है, प्लेनर है पूरा, जैसे बेंजीन होती है आपकी, ठीक है। बाकी सारे NH3 लगे हुए हैं। तो ये इसको मैं 1,2 आइसोमर बोल सकता हूँ ना। ये कौन सा है आपका, 1,2 वाला हो जाएगा। एक और कौन सा हो सकता है इसमें, कोबाल्ट है, यहाँ Cl और इस पे Cl आ जाए, जैसे मेटा पोजीशन पे होता है ना वैसे। अब ये बाकी जो पोजीशन है वो NH3 की हैं, ये वाला हो सकता है एक, है ना। एक और कौन सा हो सकता है, पैरा वाला हो सकता है, कोबाल्ट Cl यहाँ और Cl यहाँ, कोबाल्ट Cl एंड Cl, बाकी ये आपके एज इट इज है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको इस कंपाउंड के लिए 3 आइसोमर मिल रहे हैं, 1,2, 1,3 एंड 1,4। तो यहाँ पर तो आपको 3 आइसोमर्स मिल रहे हैं। तो क्या ये ज्योमेट्री पॉसिबल है, हेक्सागोनल प्लेनर हो सकता है इसके लिए, नहीं हो सकता। एक पॉसिबिलिटी यहाँ से कट हो गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रायगोनल प्रिज्म की। तो ट्रायगोनल प्रिज्म में देखो, ट्रायगोनल प्रिज्म में क्या क्या हो सकता है। ट्रायगोनल प्रिज्म कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से होता है आपका ट्रायगोनल प्रिज्म। तो क्या होगा, बीच में मेटल होगा कहीं, बाकी लिगेंड जो होंगे, ये जो वर्टिसेस हैं बेसिकली ट्रायगोनल प्रिज्म के, उन पे लाई करते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर Cl हो सकता है, Cl एंड Cl, बाकी जो कॉर्नर्स हैं उसमें अमोनिया होगा, ठीक है। उसको मैं नहीं बना रहा हूँ अभी। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इसको फर्स्ट आइसोमर बोल देते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक Cl तो यहाँ प्रेजेंट है और दूसरा Cl यहाँ प्रेजेंट हो, ठीक है। पहले देखो ये ट्रायंगुलर फेस पे प्रेजेंट थे दोनों Cl, इस बार ये स्क्वायर फेस पे प्रेजेंट है दोनों Cl, ठीक है। बीच में आपका मेटल होगा कोबाल्ट, ठीक है। थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, थर्ड पॉसिबिलिटी भी है ये। अब क्या है कि आपका एक Cl तो मान लेते हैं यहाँ प्रेजेंट था और एक Cl आपका इस पे। अब मतलब बेसिकली यहाँ पर डायगोनल के रूप में, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट होगा और ये डायगोनल है एक तरह से। अभी तो क्या था, ऐसे था, यहाँ पर अगर मान लो कोबाल्ट है तो ऐसे कनेक्ट थे ये, ठीक है। और यहाँ पर तो इस तरह से, ठीक है। बट यहाँ पर ये तीनों आइसोमर अलग अलग हैं। एक में क्या था कि आपके ट्रायंगुलर फेस पे ही दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे थे, एक में स्क्वायर पे थे लेकिन एडजेसेंट पोजीशन पे थे, एक में स्क्वायर पे हैं लेकिन अपोजिट कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर आपके इसमें भी आपको 3 आइसोमर मिले, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 आइसोमर्स मिल गए, तो मतलब कि ये ज्योमेट्री भी आपकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही तो मतलब हुआ इसका। तो इसको भी कट कर देते हैं हम। अब बचा आपके पास ऑक्टाहेड्रल। तो बस अब आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल पे। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल में जब आप बनाओगे इसको तो आपको पता होता है, जैसे ये रहा कोबाल्ट आपके पास, ये हो गए आपके प्लेन में NH3 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 और यहाँ आपका Cl और यहाँ आपका Cl। ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। ये वाली ट्रांसफॉर्म है। ऐसी आपकी एक सिस फॉर्म बनती है, यहाँ Cl हो सकता है और यहाँ Cl हो सकता है, और ये वाली बाकी पोजीशंस एज इट इज़ उसकी,
ठीक है। तो इसमें आपको सिस और ट्रांस दो आइसोमर मिलते हैं और दोनों ही ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ठीक है। दोनों में प्लेन है, यहाँ से एक प्लेन डाल दूंगा तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वाला प्लेन डाल सकते हो आराम से, ये वाला डाल दो, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, वरना आपको 3 आइसोमर मिल जाते हैं ना अगर इसमें से एक भी ऑप्टिकली एक्टिव होता तो यहाँ पर 2 ही आइसोमर मिल रहे थे इस कंपाउंड के लिए। और यही मतलब यहाँ से प्रेडिक्ट ये किया गया अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी कंपाउंड की वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ये कंक्लूड किया गया, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ये कंक्लूड किया किसने, वर्नर ने, ठीक है। ये तो बात थी किसकी, ज्योमेट्री प्रेडिक्शन की। अब क्या है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो जैसे अभी हमने ये चीज़ें डिस्कस करी ना, कैसे ये कंपाउंड आया कैसे, तो बिना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से कोई मानेगा नहीं ना। तो यहाँ पर कुछ एविडेंस थे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे जो वर्नर्स थ्योरी को क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे, बेसिकली उसके फेवर में थे। तो उसमें जो फर्स्ट है आपका क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को जब मेजर किया गया तो देखा गया कि हाँ जो चीज़ वर्नर ने बताई थी वो सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखो कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है चार्जेस ऑफ आयंस के बारे में, ठीक है। चार्ज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ CONH3 एंड Cl3, ठीक है। तो जब ये डिसोसिएट हुआ होगा तो इसने आपको ये दिया होगा CONH3 3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो टोटल चार्ज अगर इसका निकालोगे तो +3 और -1 × 3 है ना। तो टोटल चार्ज कितना आ गया यहाँ पर, 6 आ गया। टोटल चार्ज आयंस कितने हैं यहाँ पर, 6 आ जाएंगे आपके पास, 6, ठीक है, 6 आ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करूं किसकी, नेक्स्ट वाले की, CONH3 Cl एंड Cl2, तो इसने कुछ इस तरह से बनाया होगा आपका CONH3 Cl, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया होगा प्लस यहाँ पर 2 Cl नेगेटिव रहे होंगे। तो चार्जेस की बात करूँ तो +2 है और -1 × 2 है, दैट इज टोटल आपके पास 4 चार्जेस हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है यहाँ पर, CO हो सकता है NH3 नेक्स्ट वाले कंपाउंड के लिए जहाँ पर 4 थे, Cl2 और बाहर एक ही Cl था, ठीक है। इसको डिसोसिएट किया हमने तो CONH3 Cl2 यहाँ पे आया पॉजिटिव और प्लस आया आपके पास Cl नेगेटिव। तो यहाँ चार्ज हुआ एक +1 एंड -1, दैट इज टोटल आपका 2 के बराबर आ गया, ठीक है, 2 के बराबर आ गया। तो देख रहे हो मैं यहाँ से जब डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, चार्जेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, चार्जेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि मेरा कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो रहा हो, और वही पाया गया, ठीक है। कंडक्टेंस भी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा था इस ऑर्डर में, तो यहाँ से बताया गया हाँ इस तरह से ही ये रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेजरमेंट क्या थी आपकी, नेक्स्ट मेजरमेंट थी आपकी क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। सेकंड क्या है आपकी, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। ठीक है। अब ये क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट क्या होती है, बेसिकली क्रायोस्कोपी का मतलब होता है लोअर टेम्परेचर पे जो मेजरमेंट होती हैं। तो जो फ्रीजिंग वाली मेजरमेंट्स होती हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट बोलते हैं। अब आपको पता है जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग नहीं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस, इतना क्लियर है, ठीक है। तो जो
फ्रीजिंग पॉइंट है डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस। और जब यहाँ पर हमने देखा, इधर पीछे हम देख रहे हैं जो, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस भी तो डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। इसमें आपको कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ आयंस 3 मिल रहे हैं, और इसमें आपको नंबर ऑफ आयंस 2 मिल रहे हैं। तो 4 3 2। तो यहाँ पर यही देखा गया, नंबर ऑफ आयंस जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे थे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि हाँ, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से आपके नंबर ऑफ आयन सही निकले, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट से आपके नंबर ऑफ चार्जेस सही निकले, जो कि फेवर कर रहे थे आपकी वर्नर थ्योरी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन जो है आपका, वो है आपका क्या? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि हमने देख लिया है पहले। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वही अपनी कौन सी AgNO3 के साथ हमने जो रिएक्ट करवाया, उनको एक बार AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, 3 मोल्स मिल रहे हैं, कभी 2 मोल्स मिल रहे हैं, कभी आपके पास 1 मोल मिल रहा है, कभी मिल ही नहीं रहा। तो उससे भी पता चल गया कि नंबर ऑफ Cl जो आपके आयोनाइज हो रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये रहा। ठीक है, तो यही है प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस आपकी, यही है। ये जो होते हैं आपके PPT देते हैं, वाइट PPT। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। तो आपके क्या देते हैं? आपको वाइट PPT देते हैं। AgCl के 3 मोल्स मिल सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं। तो 3 मोल्स मिलेंगे तो मतलब 3 Cl आपके बाहर थे। 2 मोल्स मिलेंगे तो आपके 2 Cl बाहर थे। 1 मोल मिलेगा तो आपके 1 Cl बाहर था, और 1 भी नहीं मिलेगा तो आपका 0 Cl बाहर था। मतलब कि सारे के सारे Cl जो हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रिडिक्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, वर्नर थ्योरी होगी, हमने ज्योमेट्री प्रिडिक्शन देख लिया, हमने एविडेंस भी देख लिए। ठीक है, और अब हमारा है ये क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में, मैंने ड्यूक एग्जाम में देखा है क्वेश्चन। ठीक है, ये ड्यूक एग्जाम से लिया हुआ है, तो वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देख सकते हो आपकी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपको क्या निकालना है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.319 ग्राम ऑफ CrCl3.6H2O। ठीक है, अभी हमने जो देखे, हमने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स देखे थे वहाँ पर, यहाँ पर क्रोमियम का दे दिया उसने। कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, वॉज पास थ्रू कैटायन एक्सचेंज रेजिन इन द एसिड फॉर्म। एक एसिड फॉर्म की कैटायन एक्सचेंज रेजिन से इसको पास किया गया। ठीक है, मतलब वहाँ पे H+ का सोर्स है। द एसिड लिबरेटेड वॉज टाइट्रेटेड विद a standard solution of NaOH. This required 28.5 ml of 0.125 molar NaOH. Determine the correct formula of chromium 3 complex. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स को, जिसमें आपके 3 Cl लिगेंड हैं, और मतलब बेसिकली अभी नहीं बोलेंगे इसको अब, क्योंकि हमें नहीं पता ना Cl कौन से आपके अंदर प्रेजेंट है, कौन से बाहर प्रेजेंट है, वही हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, 3 क्लोराइड आयन है यहाँ पर, और 6 वाटर मॉलिक्यूल है। उसने क्या बोला कि जब मैंने इसको कैटायन एक्सचेंज जो एसिड की फॉर्म में थी उससे रिएक्ट करवाया, तो एक एसिड लिबरेट हुआ। तो जब वहाँ से H+ मिलेगा तो Cl को लेके जाएगा, HCl बनाएगा, वही तो एसिड हो सकता है ना, और किससे रिएक्ट करेगा यहाँ पर? तो बेसिकली वही है, जितने Cl आपके बाहर होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, उतने ही Cl रिएक्ट कर रहे होंगे, उतना ही HCl आपका बन रहा होगा। अब उसने हमें अमाउंट नहीं दिया HCl बनने का, लेकिन उसने हमें अमाउंट ये दिया कि जब हम उस HCl को टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH से, अब NaOH क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl भी NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो उसने बोला कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 28.5 ml लगा NaOH, जिसकी मोलरिटी थी 0.125 मोलर। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ तो मुझे HCl के नंबर ऑफ मोल्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल सही है। ठीक है, डिटरमाइन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स। तो देखो कैसे हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, हमें बस यही बताना है कि जैसे मान लो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो उसमें बाहर NCl लगे हैं। ठीक है, इस N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे फाइंड, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या काम है, आपको निकालने हैं, फर्स्ट काम ऐसे को इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। नंबर ऑफ मोल्स किसके? आपके जो कंपाउंड दे रखा है उसके नंबर ऑफ मोल्स। आपको ग्राम में दे रखा है ना, देखो इधर आपको ग्राम्स में दे रखा है, ये रहा।
ग्राम्स में दे रखा है उसने। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, उसके लिए आपको इसका मोलर मास पता होना चाहिए। तो आपको ये दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रोमियम में कितना होता है, जनरली 52 होता है क्रोमियम का, ठीक है। Cl का आपको पता 35.5 होता है, और वाटर का, एक वाटर मॉलिक्यूल का आपका 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप टोटल करोगे ना सारे करके, तो आपका जो मोलर मास आएगा, मोलर मास इस कंपाउंड का वो आएगा 266.5, ये आएगा, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ऐसे निकालते हैं ना। तो मास आपको क्या गिवन है, 0.319 डिवाइड कर दो 266.5 से। तो जब इसको आप निकालोगे ना, तो ये आएगा आपका कितना, 1.19 समथिंग, किसमें, इंटू 10 की पावर -3 मोल्स, ठीक है। इसको ये बोल दो, और या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 1.19 मिली मोल्स भी बोल सकते हो। हमें कंपाउंड के मोल्स मिल गए, इतने आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। क्या क्या गिवन है पहले वो लिखोगे। एग्जाम में, जैसे सेमेस्टर में लिखना होता है पूरा ढंग से लिखना होता है ना आपको, तो सेमेस्टर में क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या क्या गिवन है आप लोगों को, फिर आप मोलर मास वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करोगे, इसकी करोगे, उसके आंसर निकाल दोगे, ठीक है। कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ मोल्स NaOH के निकालोगे, कैसे निकाल सकते हो, जितना उसका ml मतलब जितना उसका वॉल्यूम दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी उसकी 0.125, ठीक है। तो जब इसको आप करोगे तो ये आपका 3.56 समथिंग मिली मोल्स आ जाएगा, या फिर इसको 10 की पावर -3 मोल्स लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया। अब आप यहाँ से हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 1.19 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स गिव्स, जितना आपका बेसिकली क्या है यहाँ पर, जितना आपका ये बेस खर्च हो रहा है उतना ही एसिड फॉर्म हुआ होगा ना, तो मैं अब एसिड की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 1.19 10 की पावर -3 मोल्स आपको कितना दे रहे हैं, गिव्स 3.56 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ HCl, है ना, या एसिड कुछ भी होगा, मतलब बेसिकली उतने ही Cl- आपके बाहर होंगे, ठीक है। तो हमें तो एक मोल के लिए निकालना है ना, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है उसका, तो आपको एक मोल के लिए निकालना पड़ेगा ना। एक मोल से ही पता चलेगा ना कितने Cl बाहर थे। तो आप इसको क्या करोगे, सिंपल एक मोल के लिए निकाल लोगे। 1 मोल ऑफ कंपाउंड गिव्स कितना, यहाँ पर कंपाउंड का वो लिख देना। आप जब सेमेस्टर में लिखोगे आप, तो क्या करोगे, CrCl3.6H2O लिख देना वहाँ पर। तो कितना देगा वो, यहाँ पर आपको 3.56 इंटू 10 टू द पावर -3, और डिवाइड कर दोगे इसको 1.19 इंटू 10 टू द पावर -3 से, ठीक है। ये एक मोल के लिए आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो नियरली इक्वल 2.99 आ जाएगा। 2.9 दिखेगा, तो 2.9 को हम इक्वल टू कर सकते हैं। अगर इस कैलकुलेशन हिसाब से इसको हम 3 लिख सकते हैं, किसी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हमें तो क्योंकि अब Cl 2.99 Cl तो नहीं होगा ना बाहर, या 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, ठीक है। n की वैल्यू तो उसमें इंटीजर में लिखनी है हमें यहाँ पर, तो हम जो भी पास का इंटीजर होगा वो ही लिखेंगे, या ध्यान में रखना, अप्रोक्सीमेट कर दोगे आप वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि आपके जो 3 मोल्स, मतलब एक मोल इसका जो है, एक मोल ऑफ किसका, इस कंपाउंड का CrCl3.6H2O का आपके पास कितना, 3 मोल दे रहा है HCl के, ठीक है। वहाँ पर AgCl मिल रहा था, यहाँ HCl मिल रहा है। इसका मतलब है कि 3 क्लोराइड आयन आपके काउंटर स्फीयर, बेसिकली काउंटर एनायन है, या फिर मैं बोल दूँ आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला आ गया इसका, क्रोमियम H2O 6Cl3, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला आ गया। और अगर इसका नाम की बात करो IUPAC नेम की, तो क्या लिखोगे, हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा इन कैलकुलेशन से। तो यहाँ पर आपका वर्णन थ्योरी का सारा खत्म होता है पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने ये तो देख लिया
हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब डेफिनेशन देखी थी तो हमने क्या बोला कि मेटल होता है भाई मेटल, ठीक है, और इसको लीगेंड जो होते हैं वो डोनेट कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, हमने ये भी बात मान ली, सही है, कर रहे हैं डोनेट यहाँ पर, ठीक है। यही आपका सिडविक का कॉन्सेप्ट था, सिडविक का कोऑर्डिनेशन का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो यही था कि लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। NH3 और एक और यहाँ पे आ जाएगा आपका NH3, इस तरह से डोनेट कर रहे हैं। अब ये सोचो कोबाल्ट है यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं +3 में ही, ये रहा, तो यहाँ पर लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहे हैं, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहे हैं, तो इसके ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज जो आ जाएगा तो क्या ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा, ठीक है। यही सिडविक कॉन्सेप्ट की क्या थी, आपकी लिमिटेशन थी। तो जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, कि चार्ज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उस चार्ज को क्या होना चाहिए, इसको देना, मतलब बेसिकली कोई इस चार्ज को कम कर दे। तो वही चीज़ क्या बताती है, आपकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बताती है, जो आपका पोलिंग ने दिया था, ठीक है, पोलिंग ने दिया था। और क्या बोला पोलिंग ने, पोलिंग स्टेट्स दैट कि एवरी एटम इन अ स्टेबल सब्सटेंस every atom in a stable substance having a charge close to zero। अब इसका मतलब समझो, ठीक है, क्या बोला पोलिंग ने कि कोई भी एटम है अगर किसी स्टेबल सब्सटेंस में तो वो चाहेगा कि इसका चार्ज 0 हो जाए, न्यूट्रल रहे, वो यही तो चाहते हैं सब, क्या सब न्यूट्रल रहें। जो आपकी चार्ज स्पीशीज होती है वो अनस्टेबल होती हैं, तो न्यूट्रल रहे, तो मतलब वो अपना चार्ज उसके पास आ रहा है वो उसको कम कर सके। तो यहाँ से दो चीज़ें आई कि उसने ये बताया कि जो लीगेंड होते हैं वो चार्ज बढ़ाते तो हैं लेकिन वो अपना चार्ज खींचते भी हैं। वो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आपका फर्स्ट है क्या, सिग्मा न्यूट्रलिटी, ठीक है, सिग्मा न्यूट्रलिटी। सिग्मा बेसिकली क्या अपना, वो बेसिकली क्या करें, जो सिग्मा बॉन्ड है उससे चार्ज को खींच सकें, ठीक है। वो कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो है टर्म रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसमें बस यही इसी का काम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे देखोगे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एक्वा लिगेंड होते हैं H2O, तो ऑक्सीजन है, या फ्लोराइड क्लोराइड लिगेंड्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जितना चार्ज ये दे रहे होते हैं सिग्मा से उतना चार्ज ये खींच भी रहे होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज जो होता है एक्यूमुलेट नहीं हो पाता आपके मेटल के ऊपर, इसलिए क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बताई। तो सिग्मा न्यूट्रलिटी हो गई जिसमें आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, ठीक है। सेकेंड था कि मान लो कि आपका जो भी ये लगा हुआ है, यहाँ तो चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थे ना, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं लगे, कार्बन लगा हुआ है, CN लगा हुआ है, CO लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या देखोगे, वहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी पाई न्यूट्रलिटी, कि पाई से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं, ठीक है। पाई न्यूट्रलिटी में आपको देखना है क्या, पाई एक्सेप्टेंस, कि अगर कोई लिगेंड पाई एक्सेप्टर है। अब ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या सिग्मा डोनर होता है, क्या पाई एक्सेप्टर होता है, आगे जब थ्योरीज डिस्कस करेंगे वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अभी आप इसको ऐसे देखो, ठीक है। पाई एक्सेप्टर बेसिकली क्या होता है, अपने उनके पास वेकेंट पाई स्टार अवेलेबल होंगे सफिशिएंट एनर्जी के, उसमें वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 2-3 कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पर अगर मैं 2-3 कॉम्प्लेक्स लिखूँ, एक आप मैंने लिखा एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। फिर आपका आ गया एक एल्यूमिनियम H2O, और ये क्वेश्चन आपसे नेट में ही पूछा हुआ है, ठीक है, 3 पॉजिटिव। और फिर आप लिख लो यहाँ पर एल्यूमिनियम F6, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं AlF6 3 नेगेटिव। और एक आपका था एल्यूमिनियम NCCH3 होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कि सबसे लीस्ट स्टेबल इनमें से कौन सा होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये वाले तो सिर्फ सिग्मा से ही खींच सकते हैं, इनके पास कोई पाई स्टार तो है नहीं। लेकिन यहाँ देखो ये NC है ना, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड CH3 होगा, तो यहाँ पर पाई स्टार ऑर्बिटल्स होंगे ना इसके पास, इसलिए ये क्या है, एक पाई एक्सेप्टर है, पाई एक्सेप्टर है। और पाई वाले तो भाई, पाई वाले तो बहुत अच्छे से खींचते हैं चार्ज को, इसलिए पाई एक्सेप्टर जैसे CO और CN होते हैं, वो मेटल को नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में भी स्टेबलाइज कर देते हैं। जैसे कार्बोनिलेट पढ़ते हो ना आप, कार्बोनिल में क्या होता है, जीरो ऑक्सीजन स्टेट में होता है मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, फिर भी उससे चार्ज खींच रहे हैं, तो पाई एक्सेप्टर तो बहुत अच्छे से खींचते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इनकी बात करूँ मैं तो यहाँ पर सिर्फ हमें सिग्मा न्यूट्रलिटी देखनी है, और सिग्मा न्यूट्रलिटी में मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ आपको देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर क्या NH3 दे रखा है, H2O दे रखा है, F, तो आपको पता है F की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। देन आपका ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन, और देन आपका नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वो सबसे कम न्यूट्रलाइज कर रहा होगा मेटल को, तो सबसे लीस्ट स्टेबल आपका यही वाला है। ठीक है, क्या है आपका, लीस्ट स्टेबल है, बस यही चीज़ थी इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि जो चार्ज एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लिगेंड डोनेट कर रहे हैं, उसको खींचते भी हैं वही, या तो सिग्मा से खींचेंगे या तो पाई से खींचेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा स्टेबल, स्टेबिलिटी के ऊपर पूछ लेते हैं, 3-4 कॉम्प्लेक्स दे देंगे, इसमें से लीस्ट स्टेबल कौन सा है, या ऑर्डर भी लगवा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो पाई एक्सेप्टर को तो आप ज़्यादा वो दोगे प्रेफरेंस। ठीक है, जो अगर पाई से खींच रहे हैं तो आप वहाँ पर ये बोलोगे कि हाँ वो ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, कि पाई एक्सेप्टेंस से काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज को खींचा जा सकता है। तो ये बात थी आपकी वर्नर थ्योरी की और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की। नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ, चाहे मैं सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करूँ, आइसोमेरिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हर एग्जाम में पूछते हैं, चाहे जैम हो, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो। ठीक है, और सेमेस्टर में भी पूछते हैं। ठीक है, और उनमें कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सब चीज़ें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।